स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, धरती पर 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जिनमें से 3 आपस में एक साथ लैंड से कनेक्टेड हैं। ये एक सुपर कॉन्टिनेंट फॉर्म करते हैं और इस सुपर कॉन्टिनेंट का नाम है एफ्रो यूरेशिया। ये सब कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का 57% लैंड एरिया और 86% पॉपुलेशन होल्ड करते हैं। किंतु यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि एशिया तो यूरोप और अफ्रीका दोनों के साथ लैंड से जुड़ा हुआ है, किंतु यूरोप और अफ्रीका के बीच आपस में कोई लैंड कनेक्शन नहीं है। जी हाँ दोस्तों, यूरोप लगभग 746 मिलियन की आबादी का कॉन्टिनेंट है और ये ग्लोबल इकोनॉमी में 25% कंट्रीब्यूट करता है। और वहीं अफ्रीका की कुल पॉपुलेशन 1.3 बिलियन है और ये ग्लोबल इकोनॉमी में 3% कंट्रीब्यूट करता है। किंतु इन दो मैसिव कॉन्टिनेंट की ह्यूज पॉपुलेशन को कनेक्ट करने के लिए कोई फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद ही नहीं है। इससे भी सरप्राइजिंग बात यह है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कुल 14 किलोमीटर है। तो आज जब टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है, दुनिया के वर्स्ट से वर्स्ट लैंडस्केप को टेक्नोलॉजी की मदद से रीशेप किया जा रहा है। अंडर वाटर, ओवर वाटर, माउंटेन पीक्स या अंटार्कटिका जैसे डेंजरस टेरेन्स तक ये टेक्नोलॉजीज पहुंच सकती है। ह्यूमंस अपनी टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस और इंजीनियरिंग कैपेबिलिटी से नेचर को कनकर करने की कोशिश कर रहे हैं। और तो और आज तो दूसरे प्लैनेट्स पर भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की बात की जा रही है। तो आखिर इस 14 किलोमीटर डिस्टेंस को कवर करने के लिए कोई ब्रिज या टनल मौजूद क्यों नहीं है? आपको बता दें कि आज दुनिया में सबसे लंबी टनल की लेंथ 164 किलोमीटर है। ये चाइना में दान्यांग को कुनशान से जोड़ती है। इतना ही नहीं, इंग्लिश चैनल में इंग्लैंड और फ्रांस को जो अंडर वाटर टनल कनेक्ट करती है उसकी लेंथ भी 51 किलोमीटर है। तो अब सवाल यह है कि आखिर स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के इस 14 किलोमीटर नैरो स्ट्रीम को भी जोड़ने की कोशिश क्यों नहीं की गई? क्या कभी इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को लिंक करने की जरूरत महसूस नहीं हुई? और यदि हुई तो उसको मुमकिन करने के लिए कौन से स्टेप्स लिए गए और उनका क्या अंजाम हुआ? आज के इस वीडियो में हम आपके लिए इन सभी सवालों के जवाब को ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के IR और ज्योग्राफी सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जिस नैरो वाटर बॉडी को ब्रिज करने की बात की जा रही है उसको हम स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जानते हैं। आइए सबसे पहले इस स्ट्रेट के कुछ बेसिक्स से शुरू करते हैं। स्ट्रेट यानी दो लैंड मासेस के बीच उनको सेपरेट करने वाली एक नैरो वाटर बॉडी। ये दो लार्ज वाटर बॉडीज को आपस में कनेक्ट करता है। अब यदि स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर की बात करें तो ये यूरोपियन कॉन्टिनेंट के आइबेरियन पेनिनसुला को अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के मोरक्को से सेपरेट करता है और ये अटलांटिक ओशन को मेडिटेरेनियन सी से जोड़ने का काम करता है। ये स्ट्रेट लगभग 55 किलोमीटर लॉन्ग और ब्रेड्थ में 14 से 44 किलोमीटर तक वेरी करता है। वेस्टर्न साइड में ये केप ट्रेफैगल से केप स्पार्टल तक 42 किलोमीटर स्ट्रेच होता है, जबकि ईस्टर्न साइड में ये यूरोपा पॉइंट से क्योटा तक 23 किलोमीटर स्ट्रेच होता है। इस स्ट्रेट का नैरोवेस्ट डिस्टेंस मेनलैंड यूरोप की सदर्न मोस्ट सिटी टेरिफा और मोरक्को के पॉइंट साइड से बीच पड़ता है और इनके बीच केवल 14 किलोमीटर का डिस्टेंस है। यही कारण है कि बहुत सी माइग्रेटरी बर्ड्स यूरोप से अफ्रीका जाते वक्त इस स्ट्रेट को इसी पॉइंट से क्रॉस करती हैं। ये मोरक्को, स्पेन और ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरी ऑफ जिब्राल्टर के टेरिटोरियल वाटर्स में लाई करता है। इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की बात करें तो इसका नाम दुनिया के बिजिएस्ट वाटरवेज की लिस्ट में शुमार होता है। अप्रॉक्सीमेटली 300 शिप्स इस स्ट्रेट को हर दिन और एक शिप इसको हर 5 मिनट में क्रॉस करती है। यहाँ पर जनरेट होने वाले स्पेशल करंट्स के कारण इन वाटर में फूड की एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई देखने को मिलती है और ये यहाँ पर वेल्स और डॉल्फिन्स को एक बड़े पैमाने पर अट्रैक्ट करती है। स्पेन और मोरक्को के बीच यहाँ पर फेरी यानी स्मॉल बोट्स का एक लार्ज ट्रैफिक देखने को मिलता है। यानी इसका मतलब यह है कि इन दोनों रीजन्स के लोग आपस में कनेक्टिविटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं चाहते हैं। जाहिर है कि यदि यहाँ एक ब्रिज बनती है तो टूरिज्म और ट्रेड के लिए बहुत बेनिफिशियल प्रूव होगा। इसकी इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए यहाँ कई साल पहले अटेम्प्ट्स किए जा चुके हैं, किंतु उन अटेम्प्ट्स को डिस्कस करने से पहले हम ये देखते हैं कि ये दोनों रीजन्स कनेक्टेड ना होते हुए भी आपस में कैसे कनेक्टेड हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अभी देखा, स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर अटलांटिक ओशन और मेडिटेरेनियन सी के बीच एकमात्र नेचुरल लिंक है। मेडिटेरेनियन सी के पास और कोई नेचुरल ओपनिंग मौजूद नहीं है, यानी मेडिटेरेनियन सी इस स्ट्रेट की बदौलत ही बाहर की दुनिया से लिंक हो पाता है। मेडिटेरेनियन सी में मौजूद होने के कारण इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस और भी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि मेडिटेरेनियन सी हमेशा से ही एक बेहद इंपॉर्टेंट वाटर बॉडी रही है। ये सी 22 कंट्रीज और 3 कॉन्टिनेंट्स यानी अफ्रीका, यूरोप और एशिया को टच करते हुए 2.5 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर का एरिया में फैली हुई है। इसकी कोस्ट लाइन 46,000 किलोमीटर की है। ये वेस्ट टू ईस्ट 4,000 किलोमीटर और नॉर्थ टू साउथ
1500 किलोमीटर तक एक्सटेंड होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यूनाइटेड किंगडम के साइज से 10 गुना ज़्यादा बड़ी है। दोस्तों यहाँ एक पर्सपेक्टिव ये हो सकता है कि अफ्रीका और यूरोप कॉन्टिनेंट एक कॉमन मेडिटेरेनियन कल्चर से यूनाइटेड है। भले ही ये कोई फिजिकल स्ट्रक्चर से ना जुड़े हों, किंतु कॉमन मेडिटेरेनियन कल्चर हमेशा से इस पूरे रीजन यानी मेडिटेरेनियन बेसिन का एक बाइंडिंग फैक्टर रहा है। मेडिटेरेनियन बेसिन जियोलॉजिकली और कल्चरली दुनिया का सबसे डाइवर्स रीजन्स में से एक है। ये रीजन हमेशा से ही जियोपॉलिटिक्स और ट्रेड का एक अहम सेंटर रहा है। यदि एंशिएंट हिस्ट्री पर गौर करें तो यहाँ पर इजिप्ट यानी वर्ल्ड की वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई। इस रीजन में 2 क्लासिकल सिविलाइजेशन ग्रीक और रोम का भी ओरिजिन हुआ। रिलीजियस हिस्ट्री पर गौर करें तो यहीं पर जुडाइज्म, क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का भी उद्गम हुआ। वर्ल्ड एम्पायर्स की बात करें तो दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एम्पायर रोमन एम्पायर मेडिटेरेनियन पर इस तरह सेंटर था कि रोमन्स इसको आरसी कहकर बुलाते थे। हिस्ट्री में थोड़ा आगे आए तो यहीं से पोर्टुगीज और स्पेन के ग्लोबल एम्पायर्स की शुरुआत हुई। आइबेरियन पेनिनसुला से एक्सप्लोरर्स और ट्रेडर्स मेडिटेरेनियन लैंग्वेजेस, कल्चर और नए आइडियाज को पहले न्यू वर्ल्ड और फिर ग्लोब के चारों ओर ले पहुंचे। इसलिए कुछ स्कॉलर्स लैटिन अमेरिका को कल्चरली एंड लिंग्विस्टिकली मेडिटेरेनियन ही बुलाते हैं। इकोनॉमिक हिस्ट्री की बात करें तो मेडिटेरेनियन रीजन में ही कैटलन्स, जिनोइस और वेंटियंस ने उस बैंकिंग स्ट्रक्चर को बिल्ड किया जिसने हमारे मॉडर्न डे बैंकिंग सिस्टम की नींव रखी। मेडिटेरेनियन हमेशा से ही ट्रेड और बिजनेस का भी सेंटर रहा है और इसीलिए इसमें कोई सरप्राइज की बात नहीं है कि बैंकिंग भी वहां डेवलप हुई। खासतौर पर जब 1869 में सुएज कैनाल की ओपनिंग हुई तब ये रीजन और भी ज्यादा क्रूशियल हो गया। अब शिप्स को इंडियन ओशन से मेडिटेरेनियन तक पहुंचाने के लिए अफ्रीकन टिप के अराउंड एक 5000 मील लंबे रूट को कवर करने की जरूरत नहीं थी। स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर ने ग्लोबल ट्रेड को और भी ज्यादा आसान बना दिया। तो दोस्तों कई स्कॉलर्स का मानना है कि मेडिटेरेनियन सी अपनी इसी सेंट्रलिटी की वजह से पूरे रीजन को कनेक्ट करता है। खैर ये तो बात हुई एक अब्स्ट्रैक्ट पर्सपेक्टिव की। अब चलते हैं अपने असल मुद्दे पर। तो दोस्तों ऐसा नहीं है कि इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को फिजिकली जोड़ने की कभी कोशिश ही नहीं की गई। इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को ब्रिज करने का काम पहली बार अर्ली 20th सेंचुरी में किया गया। लेट 1920s में जर्मन आर्किटेक्ट हर्मन मिलर सॉर्गेल ने अपना लैंडमार्क एटलेंट्रोपा प्रोजेक्ट प्रपोज किया। वो यूरोप और अफ्रीका को कनेक्ट करना चाहते थे ताकि अफ्रीका का क्लाइमेट यूरोपियन कॉलोनाइजर्स के लिए सूटेबल बनाया जा सके। इसी के चलते स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर को क्लोज करने के लिए उन्होंने एक इलेक्ट्रिक पावर प्लांट प्रपोज किया। इसके लिए एक 80 माइल लॉन्ग और 1050 डीप डैम का कंस्ट्रक्शन प्लान किया गया। ये डैम पोटेंशियली लगभग 50 गीगावाट्स की एनर्जी प्रोड्यूस कर सकता था। कनेक्टिविटी के साथ साथ ये यहाँ के नियर बाई रीजन्स को इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोवाइड कर सकता था, जिससे इस रीजन में एग्रीकल्चर प्रोडक्शन और ओवरऑल इकोनॉमी को एक मैसिव बूस्ट मिल पाता। किंतु यहाँ एक इशू ये भी था कि इससे मेडिटेरेनियन का वाटर लेवल कुछ ही दशकों के अंदर 656 फीट डीप पुश हो जाता। इसीलिए यहाँ स्ट्रेट ऑफ डार्डेनल्स के ऊपर भी एक डैम बिल्ड करने का प्लान किया गया। यानी इससे अटलांटिक ओशन से आने वाला वाटर मेडिटेरेनियन सी में फ्लो नहीं करेगा और मेडिटेरेनियन सी का वाटर लेवल हर साल 5 फीट तक इंक्रीज हो सकेगा। किंतु सॉर्गेल को यह आइडिया इतना इफेक्टिव नहीं लगा, इसलिए उन्होंने ये सजेस्ट किया कि सहारा के अलोंग एक स्पेशल चैनल बनाकर वहां से वाटर पंप किया जाए। ये प्रोजेक्ट बहुत से बिल्डर्स को बेहद पसंद आया, किंतु जर्मनी के तत्कालीन चांसलर एडोल्फ हिटलर ने सॉर्गेल को यह प्रोजेक्ट प्रमोट करने के लिए कभी अलाउ नहीं किया। वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद सॉर्गेल ने इसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की, किंतु वो उसके लिए इनफ फंड्स गैदर नहीं कर पाए। खैर इनके बाद भी यहाँ पर ब्रिजेस और टनल्स के अलग अलग इनोवेटिव और मैसिव प्रोजेक्ट्स प्रपोज किए गए। जैसे कि 1930s में स्पेन ने एक अंडरग्राउंड टनल का प्रपोजल दिया, किंतु फिजिबिलिटी स्टडीज ने बताया कि इस स्ट्रेट के बेस पर बहुत हार्ड रॉक्स मौजूद हैं। प्रेजेंट टेक्नोलॉजी की मदद से यहाँ एक टनल को कार्व करना बेहद मुश्किल है। इसके अलावा ये स्ट्रेट रॉक ऑफ जिब्राल्टर के पास करीब 3000 फीट गहरा है और इतनी डेप्थ में कभी कोई टनल क्रिएट नहीं की गई है, तो टनल का आइडिया भी फेल हो गया। किंतु स्पेन यहाँ शांत नहीं बैठा। 1979 में स्पेन और मोरक्को ने जॉइंटली एक पोटेंशियल ब्रिज की कंस्ट्रक्शन के लिए प्रीलिमिनरी स्टडीज कंडक्ट करने के लिए एक ज्वाइंट कमेटी फॉर्म की। उसके बाद जब इस प्रोजेक्ट को शुरू किया गया तो उस दौरान बिल्डर्स को यहाँ मौजूद कुछ नए डेंजरस का पता चला। असल में इस स्ट्रेट के बीच में अफ्रीकन और यूरेशियन प्लेट लाई करती हैं, जो यहाँ सीस्मिक एक्टिविटीज को बढ़ावा देती हैं। इस प्रोजेक्ट को 40 साल तक कंटिन्यू करने की कोशिश की गई, लेकिन बीच में ही उनके 2 पार्ट्स कोलैप्स कर गए और इसका मेंटेनेंस बहुत चैलेंजिंग हो गया। ब्रिजेस पर वापस आए तो 1990s में रेनोल्ड चाइनीज अमेरिकन इंजीनियर टोंग येन लिन ने सैन फ्रांसिस्को की एक कंपनी के साथ मिलकर यहाँ पर एक 14 किलोमीटर लॉन्ग ब्रिज प्लान करा। इसके लिए इन डेप्थ रिसर्च और कंप्यूटर मॉडलिंग कर ली गई।
पॉइंट ओलिवेरोस से पॉइंट साइड्स तक एक्सटेंडेड इस ब्रिज की कॉस्ट $15 बिलियन तक एस्टिमेट की गई, किंतु हमेशा की तरह ये पेपर और प्लानिंग से आगे बढ़कर एक्चुअल इंप्लीमेंटेशन में तब्दील नहीं हो सका। 2004 में अमेरिकन आर्किटेक्ट यूगेनिस सुई ने यहाँ एक फ्लोटिंग ब्रिज का एक रिवॉल्यूशनरी डिजाइन प्रपोज किया। इन्होंने इस स्ट्रेट के बीचों बीच एक 3.1 मील लॉन्ग आर्टिफिशियल आइलैंड बिल्ड करने का प्लान किया। ये विंड और वाटर टर्बाइन से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जा सकता था, जो मोरक्को और साउथ स्पेन को इनफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकता था। साथ ही इस आइलैंड को दोनों साइड से एक ब्रिज से कनेक्ट किया जाता, जो वाटर में मैक्सिमम 200 मीटर्स तक पार्शियली सबमर्ज रहने वाली थी, जिससे कि यदि ट्रेड शिप्स चाहें तो वो भी इसके ऊपर से पास हो सकती थी। किंतु यह प्रोजेक्ट भी इवेंचुअली पास नहीं हो सका। इतने रिवॉल्यूशनरी और हाई रिस्क प्रोजेक्ट की कॉस्ट बियर करने के लिए स्पेन और मोरक्को में से कोई भी तैयार नहीं था। खैर, हाल ही में 2021 में यहाँ एक टनल बिल्डिंग का काम फिर से शुरू हुआ है। इस बार इसमें ब्रिटेन ने इंटरेस्ट दिखाया है। वो अपने ओवरसीज टेरिटरी जिब्राल्टर को मोरक्को के लार्जेस्ट सीपोर्ट टैंगियर से टनल से लिंक करना चाहता है, क्योंकि जिब्राल्टर का वाटरवे ब्रिटिश सोवर्निटी में लाई करता है और आज जब वो यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है तो उसको नए ट्रेड चैनल्स की जरूरत है। लेकिन यह दुविधा की बात यह है कि 2021 के बाद से इस प्रोजेक्ट पर कोई अपडेट नहीं मिल पाए हैं। इसके अलावा अक्टूबर 2022 में स्पेनिश गवर्नमेंट ने अपने जनरल स्टेट बजट में 7,50,000 यूरोज एक स्पेनिश रिसर्च फर्म को टनल के ऊपर न्यू स्टडीज कंडक्ट करने के लिए एलोकेट किए। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ एक पोटेंशियल कंस्ट्रक्शन 2030 में शुरू हो सकता है और 2050 तक ये स्ट्रेट 13 मिलियन टन्स ऑफ गुड्स और 12 मिलियन पैसेंजर्स के पैसेज के लिए यूज किया जाएगा। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि 19th सेंचुरी से भी पहले इस स्ट्रेट को अलग अलग तरह से ब्रिज करने के कांस्टेंट एफर्ट्स होते हुए, किंतु आज की डेट तक ये सभी नाकाम रहे हैं। तो आखिर इसके पीछे मेजर कारण क्या है, आइए उन पर एक नजर डालते हैं। दोस्तों, यहाँ असल में सबसे बड़ी दिक्कत इस स्ट्रेट की ज्योग्राफी है। इस स्ट्रेट की ब्रेथ भले ही ज्यादा ना हो, किंतु उसकी डेप्थ एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। कुछ पॉइंट पर यह स्ट्रेट 3,280 फीट तक डीप है। बेटर आइडिया के लिए आपको बता दें कि वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा की हाइट कुल 2,716 फीट है। ऐसे में यहाँ किसी भी ब्रिज के लिए इतना टॉल सपोर्ट स्ट्रक्चर तैयार करना अपने आप में बहुत चैलेंजिंग है। अभी तक वर्ल्ड का टॉलेस्ट सपोर्ट स्ट्रक्चर माला वायाडक्ट में बना है, जो कि कुल 803 फीट टॉल है। और यदि एक बार के लिए इतने टॉल सपोर्ट कंस्ट्रक्ट कर भी लिए जाएं, तो यहाँ हाई मेरीन ट्रैफिक होने के कारण इनकी हाई स्ट्रेंथ को इंश्योर करना भी बेहद जरूरी हो जाता है। इसके बाद एक और मेजर प्रॉब्लम यह है कि यहाँ से पास होने वाला स्ट्रॉन्ग करंट्स मल्टी डायरेक्शनल होते हैं। इनका लोअर पार्ट वेस्टवार्ड जबकि अपर पार्ट ईस्टवार्ड फ्लो होगा। इन वाटर करंट्स और स्ट्रेट की डेप्थ को ध्यान में रखते हुए यहाँ एक क्लासिकल सपोर्टेड ब्रिज स्ट्रक्चर बनाना बेहद चैलेंजिंग और डेंजरस टास्क है, और इसीलिए बहुत से यूरोपियन एक्सपर्ट्स इसको टेक्निकली अनरियलिस्टिक घोषित कर चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि यहाँ बनने वाली कोई भी ब्रिज एजोरस जिब्राल्टर फॉल्ट पर लाई करेगी। ये फॉल्ट यूरेशियन, अफ्रीकन और आइबेरियन प्लेट के कॉलिजन से जनरेट हुआ है। ये एक्टिव फॉल्ट लाइन पास्ट में बहुत डिस्ट्रक्टिव अर्थक्वेक और सुनामी की साइट रही है, जो यहाँ पर बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सिग्निफिकेंट स्ट्रक्चरल डैमेज कॉज कर सकती है, जिसकी वजह से ये एक हाई रिस्क जोन बन जाता है। साथ ही कुछ यूरोपियन एक्सपर्ट्स का मानना है कि यदि यूरोप इस ब्रिज के थ्रू अफ्रीका से कनेक्ट हो जाता है तो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट अफ्रीकन कंट्रीज से आने वाले रेफ्यूजीज का इनफ्लो और तेज हो सकता है। यानी ये ब्रिज इलीगल माइग्रेशन में पोटेंशियल स्टिमुलेंट का काम कर सकता है, जो उनके मुताबिक यूरोप की सिक्योरिटी को थ्रेटन कर सकता है। इसलिए ज्यादातर यूरोपियन कंट्रीज इसको फंड करने के लिए रिलक्टेंट रही हैं। दोस्तों, आप सब ने स्टडी आईक्यू के फाउंडेशनल बैचेस को बेशुमार प्यार और भरोसा दिया, और इसी ट्रस्ट, इसी जीत की तैयारी को कंटिन्यू रखने के लिए अब स्टडी आईक्यू ने प्रण लिया है कि यूपीएससी सीएससी 2024 में आपको अपने कंपटीशन से आगे रखने के लिए और आपके सिलेक्शन को इंश्योर करने के लिए स्टडी आईक्यू अपना लाइफ फाउंडेशन प्री प्लस मेंस बैच लेके आया है 2024 यूपीएससी एग्जाम के लिए। इन बैचेस में दोस्तों आपकी तैयारी के हर एक डायमेंशन को एक्सटेंसिवली कवर किया जाएगा, और इसके लिए आपको मिलेगा 1000+ आवर्स का लाइव कंटेंट, जिसमें एनसीईआरटी से लेकर रेफरेंस बुक, प्रीलिम्स के लिए प्रैक्टिस क्वेश्चंस, मेंस के आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, वीकली रिवीजन टेस्ट, हैंड रिटन नोट्स और आपकी प्रिपरेशन में हर कदम आपके साथ चलने के लिए 1-to-1 मेंटोरशिप। और दोस्तों, ये सब कुछ आपको मिलेगा 18,999 के सुपर डिस्काउंटेड प्राइस पे अगर आप AG लाइव कूपन कोड यूज करते हैं। इन बैचेस में एडमिशन की लास्ट डेट 28 फरवरी है, जिसमें क्लासेस की टाइमिंग मॉर्निंग 8 AM रहेगी। तो अब आप भी पूरे देश के एस्पिरेंट्स के साथ बोलिए कि आप तैयारी हुई अफोर्डेबल स्टडी आईक्यू के साथ। तो सब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट करने का कोई और ऑल्टरनेटिव मौजूद नहीं है।
तो ऐसा नहीं है। एक पोटेंशियल लोकेशन हमें ट्यूनीशिया और सिसिली के बीच स्ट्रेट ऑफ सिसिली के रूप में देखने को मिलती है, किंतु यहाँ एक इशू ये है कि दोनों लैंडमास के बीच का डिस्टेंस 145 किलोमीटर है और साथ ही सिसिली खुद भी एक आइलैंड है जो कि मेनलैंड यूरोप से कनेक्टेड नहीं है। यहाँ इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए एक ब्रिज ट्यूनीशिया से सिसिली और दूसरी ब्रिज सिसिली से इटली तक बिल्ड करनी होगी, किंतु ये प्लान पहले वाले ऑल्टरनेटिव से कई गुना ज्यादा कॉस्टली और कॉम्प्लिकेटेड है, जिसकी वजह से इसको रियलिटी में तब्दील करने के चांसेस हमेशा से ही बेहद पुअर रहे हैं। तो कुल मिलाकर फिलहाल के लिए यदि आपको अफ्रीका से यूरोप तक ट्रैवल करना है तो आपको भी यहाँ पर इन स्मॉल फेरीज का ही इस्तेमाल करना होगा, या फिर आपके पास है कोई आइडिया जिससे इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को कनेक्ट किया जा सकता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी ज्यादा है, और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, डिस्कस द पोटेंशियल बेनिफिट्स दैट अफ्रीका एंड यूरोप can harness once connected through a physical infrastructure. And with this question, my friends, that's it for the video. I hope आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।